नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विकसित बिहार की, विकसित भारत की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई वार्ता के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह मौजूद रहे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह पहला दिल्ली दौरा था। बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है, इसलिए इस बैठक को बिहार की राजनीति और विकास के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन की नियुक्ति को भी बिहार के विकास और राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि विकसित बिहार की दिशा में विकास को गति मिले। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और वार्ता की चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हैं प्रभात खबर पटना के ब्यूरो प्रमुख मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन संजय सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने भेंट वार्ता की, केंद्रीय गृह मंत्री से मिले। क्यों महत्वपूर्ण है यह मुलाकात? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का प्रचंड बहुमत इस बार भाजपा और जेडीयू को मिला है, एनडीए को मिला है बिहार में, और जिस तरह की काम वहां हो रहे थे, और प्रधानमंत्री जिस समय बिहार के दौरे पे थे चुनाव के रनअप में, और उसके पहले भी जिस समय अनाउंसमेंट हुआ था पोल का, उसके पहले उन्होंने बिहार में, आप देखेंगे तो बहुत सारे विकासोन्मुख योजनाओं का उन्होंने या तो शिलान्यास किया था या उद्घाटन किया था। उन योजनाओं को चालू रखना है। एक और भी चीज है कि इस बार जिस तरह का जनमत है, और लगातार अगर देखेंगे बीच का एवरेशन छोड़ दें तो ये सरकार बार बार आती रही है 2005 से। अब समय ये है कि बिहार में जो विकास की गति थी उसकी दशा और दिशा बदली जाए, उसमें तेजी लाने की जरूरत है। क्योंकि कहीं एक इतने सारी चीजों के बाद भी लगता है कि बिहार में विकास की गति जो थी वो थोड़ी मंथर हो गई थी, उसको गति देने की बहुत जरूरत है जी। इसके लिए आप एक चीज और भी देखेंगे कि उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और साथ में जेडीयू के जो पहले अध्यक्ष थे, अभी केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन सिंह, वो भी साथ थे, ताकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है उसका थोड़ा सा दायरा बड़ा हो। एक इसके साथ और भी चीज, बहुत सारे लोग बहुत चुनाव के पहले, बिहार में चुनाव के पहले जो लोग बहुत तरह का अपनी सोच को एक छलांग, मतलब उनके जो सपने थे उनको बार बार छलांग देते रहते थे कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। इसका अगर आप देखेंगे तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी काफी लंबे समय के बाद आया। हालांकि वहां एनडीए की सरकार थी, यहाँ पे बीजेपी लेड एनडीए की सरकार है। ये इस मायने में जो योजनाएं हैं, और अगर आप देखेंगे तो एक मैसेज बिहार से ऑलरेडी निकलना शुरू हो गया है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, चाहे वो वहाँ दोनों मुख्यमंत्री काफी एक्टिव हैं, वो अपने सीओ जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्किल ऑफिसर से लेकर के और अधिकारियों की बैठक, और उसके बाद नीतीश कुमार का हाल में कुछ नौकरियों का वो लोगों को वितरण करना, ये जो है मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, इसके जो मायने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो एकजुटता है एनडीए की, पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन को वहां से बिहार में जो मंत्री थे उनको भाजपा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। वो काफी बड़ा सरप्राइज था कि इतने यंग आदमी को यहाँ पे अध्यक्ष बना। सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो बिहार को विकास के केंद्र बिंदु में लाने की जो एक परिकल्पना है उसको योजनाबद्ध तरीके से लागू करने की बात यहाँ होगी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार का विकास चाहते हैं। इसलिए बिहार का विकास चाहते हैं क्योंकि
पूर्वी भारत का विकास हो। पूर्वी भारत का विकास होगा, बिहार का विकास होगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। इस लिहाज से अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जी का जो दिल्ली दौरा रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 30 मिनट करीब ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो जो आपने शीर्षक रखा है विकसित बिहार विकसित भारत, मुझे लगता है कि सूर्य पूरब से उदय होता है और जब तक बिहार का विकसित हम नहीं कर सकते हैं तब तक शायद विकसित भारत तक पहुंच नहीं सकते हैं। और इस विषय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने अक्सर पब्लिक मीटिंग में इन सारी बातों को रखा है, उसमें नॉर्थ ईस्ट को भी उन्होंने शामिल किया है। और हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और भारत के अंदर में सबसे ज़्यादा युवा अगर है तो बिहार में है। और इसीलिए आज जिस तरीके से 1 महीना होने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आके प्रधानमंत्री जी से जो जिस तरीके से 30 मिनट की जो वार्ता हुई है, ऑब्वियस है कि इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं जो कि डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है, और केंद्र सरकार ने 2014 से लेके 24 तक लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए वहाँ पे दिए हैं, ये डाटा है। और अभी इसके पहले चुनाव के पहले मोतिहारी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 9 लाख करोड़ का जो परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से अपने 7 निश्चय को लेके बिहार की जनता के सामने जो कमिटमेंट किया है और 1 लाख करोड़ 1 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडर उनके ऊपर एक दबाव है कि जिस तरीके से जनता ने एक तरीके से भरपूर मात्रा में आप समझ सकते हैं कि 243 सीट में 202 सीट एनडीए को मिलना, ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में इस तरीके का पहला मैंडेट है। और उसी में दूसरी तरफ महिलाओं का जिस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज में 10% बढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। और ऑब्वियस है कि जिस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जिस तरीके से बिहार से ही जो चुना है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज के समय में जो केंद्र सरकार है और जो बिहार की जो सरकार है, ये दोनों के लिए बिहार बहुत ही फोकस्ड है। क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम विकसित भारत हमें 2047 का कंसेप्ट है, लेकिन जब तक हम बिहार में जो मूलभूत जो बेसिक जो समस्या है उसका निराकरण नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने हमेशा से मदद किया है। और मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जब प्रधानमंत्री जी जब पहला जो उनका चुनावी रैली 2014 में जब हुआ था गांधी मैदान में, तो आप उस सीन को याद कीजिए। एक तरफ वहाँ पे बम फोड़े जा रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एड्रेस किया, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने हमेशा से बीजेपी को और मोदी जी का जो उनका जो कमिटमेंट होता है उसको हमेशा एक मैंडेट के रूप में दिखाता है, और ये आज रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज की जो केंद्र सरकार है, जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी या जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट मुद्दे हैं, वो बिल्कुल बिहार सेंट्रिक होगा। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद से पूरे भारत के जितने राज्य हैं वो एक आधुनिकता दौर में जा चुके हैं, लेकिन बिहार में अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली कि रोड पे काम हुआ है, वहाँ पे हाईवे पे काम हुआ है, वहाँ एयरवेज पे काम हुआ है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से वहाँ का जो माइग्रेशन है, मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को लेके जो आधे घंटे की जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री जी की और नीतीश जी की, मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर ही सारी चर्चाएं की गई। जाहिर सी बात है, विकास का मुद्दा है, बिहार प्रमुख राज्य है। मिथिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि बिहार की जमीन उपजाऊ है, प्रचुर मात्रा में पानी है, जमीन की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार लगातार पैसा दे रही है, नीतीश कुमार जी लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री हैं, फिर क्या वजह है कि जब विकास की बात होती है तो बिहार उस तरह के परिणाम नहीं दे पा रहा है जिस तरह की अपेक्षा की जाती है? तो क्या इस बार नीतीश जी के सामने एक ये चुनौती है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की है वो जमीन पर उतरे, लोगों तक पहुंचे? निश्चित रूप से एक चुनौती तो हमेशा एक जो वेलफेयर सरकार होती है उसके सामने में वो चुनौती रहती है कि अपने को परफॉर्म करने का, जो चुनाव के दौरान जो वायदे किए गए उसको जमीन पे उतारने का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं और अपनी सरकार का, अपने वायदों का वो एक पूरा एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप बनाकर चलते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे अगर आपको ले जाऊं, 2005 में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने जनता से वायदा किया था गुड गवर्नेंस का, सुशासन का, और उसको उन्होंने जमीन पे उतारा। 2010 में जब चुनाव हुए तो उन्होंने भ्रष्टाचार पे प्रहार किया। 2015 में जब सरकार इनकी बनी तो गठबंधन भले ही कोई हो, लेकिन उन्होंने 7 निश्चय एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया और उसको जमीन पे उतारा। 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 लाया गया। इस बार के जो चुनाव हुए और चुनाव के बाद जो सरकार बनी तो इसमें इन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें कई सारे चीजों को, कई कंपोनेंट उसमें जोड़े गए
और उसको जमीन पे उतारने का उन्होंने संकल्प लिया, कैबिनेट से मंजूरी दी। 20 तारीख को, 20 नवंबर को जब उनकी सरकार बनी और 16 दिसंबर को, करीब 1 महीने बाद, वो पूरी तरह रोड मैप बना के कैबिनेट की मंजूरी दिलाई गई। उस 7 निश्चय में रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और बेहतर लाइफ स्टाइल, इस सबको पार्ट में बांटा गया और उसके लिए कई कार्य योजनाएं बनाई गई। तो जो कार्य योजनाएं बनाई गई, मुझे लगता है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उससे वो पूरी तरह जमीन पे उतारने में सफल होंगे और इसमें उनको केंद्र सरकार का जो है वो सहयोग भी मिलेगा। और इन्हीं सब सहयोग को लेकर वो दिल्ली पहुंचे। एक तो चुनाव के बाद एक कटसी विजिट भी होती है, मुलाकात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी हुई और इन्होंने अपनी बातें रखी, जो 7 निश्चय का पार्ट है उसके बारे में बताया, ब्लूप्रिंट बताया और कैसे वो जमीन पे इसको उतारेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक चुनौती तो होती है कि अगले 5 साल तक क्या सिचुएशन रहेगा, कैसी व्यवस्था होगी, पैसे का इंतजाम हो या फिर उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करने का हो। लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अब तक वो करते आए हैं, जो उनके सरकार की योजना है और जो उनकी टीम है, दोनों करीब जो अलायंस की सरकार है, अलायंस के मंत्री भी हैं, तो कुल मिला के जो उनकी टीम है, ब्यूरोक्रेसी की टीम है, तो उससे लगता है कि चुनौती को वो सब भेद पाने में और सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाने में सफल रहेंगे। जी बिल्कुल मिथिलेश जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि अगर बात सरकार की जाए तो बिहार में मजबूत गठबंधन की सरकार है। अगर संगठन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता में दोनों जगह है, एक संदेश दिया है नितिन नवीन के जरिए कि बिहार किस तरह देश की राजनीति में केंद्र में आ गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है गठबंधन की, कि एक मजबूत गठबंधन, सरकार, संगठन और गठबंधन, क्या बिहार के लिए इस समय विकास की दृष्टि से एक निर्णायक दौर है? देखिए, बिहार ने हमेशा से भाजपा को काफी अच्छा मत दिया है और एनडीए को भी काफी अच्छा मत दिया। एक एक्सेप्शन था 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। असेंबली में भी देखेंगे तो उसके बाद कमोबेश इस तरह की स्थिति रही। 2014 के बाद वो उस मोमेंटम में एक मूलचूल परिवर्तन इसलिए भी आया कि जिस समय में पहले भी वहां रहा या जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय भी आप देखेंगे संख्या काफी थी और उसी कारण से जब झारखंड का निर्माण हुआ तो वहां भाजपा सरकार बनी थी। 2014 के बाद एक मूलचूल परिवर्तन इसलिए आया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट पहले बने, जो हुंकार रैली की बात अभी हमारे पैनल पे कर रहे थे 2013 में। और उसके बाद एक विश्वास जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए था वो सिर्फ इसलिए बढ़ता गया क्योंकि डिलीवरी का जो क्वेश्चन है, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी का, वो क्वेश्चन काफी हाई था। देश में नीतीश कुमार, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो डिलीवरी थी और पर्टिकुलरली जो डिलीवरी का जो सिस्टम देश के बाकी राज्यों में लागू हुआ वो बिहार में भी हुआ, तो वो विश्वास इतना मतलब प्रचंड है बहुत सारे लोगों में, पर्टिकुलरली समाज के निचले तबकों में, जो उस हद तक है कि वो कोई भी और बात सुनते नहीं है, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं उस राह पे ये अग्रसर होंगे। तो इसलिए इस तरह का आपको एक मैंडेट दिखता है। दूसरी चीज है कि अगर आप देखिएगा कि जितनी योजनाएं बिहार के लिए लागू की गई, पिछले बजट में भी देखिए, बहुत सारे लोग का ये क्रिटिसिज्म था कि ये लगता है कि बजट बिहार स्पेसिफिक बजट हो गया जिसमें बिहार की जितनी चर्चा हुई थी। जैसे मखाना जैसी एक चीज, मतलब मखाना हम सभी खाते रहे हैं, मतलब बचपन से आप भी खाते रहे, हम भी, और देश के बाकी हिस्सों में भी लोग खाते रहे। मखाना की खेती काफी डिफिकल्ट है, मतलब जो लोग मखाना उगाने के लिए, निकालने के लिए काम करते हैं, काफी श्रम का काम है। एक ऐसी चीज को लेकर के आगे बढ़ना प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसको पहले बजट में लेकर के आना, बजट के बाद उसको गंभीरता से वहां पे एक बोर्ड बनाना और उसके बाद उसका कैसे वहां का उनका जो ईज ऑफ लाइफ है, सब उनको काम कर रहे हैं उसके लिए, या उसके माध्यम से जो आगे व्यापार कर रहे हैं उसमें रोजगार का सृजन और उसके साथ उनका जो अर्थ का उपार्जन है वो आगे बढ़े, ताकि वो और भी धंधे में उस चीज को लागू करें। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी।
छोटा सा चीज अगर आपको ध्यान होगा मनोज जी, कि जिस समय राहुल गांधी वो मखाना वाले मतलब कहीं जा करके वो मछली और मखाना में यहाँ वहां थे, उनके ही एक सहयोगी ने जो बात कही थी वो 3 कृषि कानून के लिए उस समय लगता था कि मतलब इतनी सही चीज 3 कृषि कानून लागू हुई थी कि हम ये लोग बाहर अपने से नहीं बेच सकते। उन्होंने मतलब बाकी जो भी सवाल जवाब थे जी। उस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, महिलाओं को जो पैसे दिए गए, महिलाओं को जो पैसे दिए गए वो रोजगार और उनके काम के सृजन से जोड़ा गया, ये नहीं था कि उनको कोई डोल मिला है जी। और अगर आप देखिए कि उसका नतीजा ये हुआ कि वहां से जो आपका एक आत्मविश्वास का सृजन होता है, बिहार है और बिहार चूंकि गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अगर वहां से विकास की एक राह चलती है जी। तो जो आपका मुद्दा है विकसित बिहार विकसित भारत का जो संकल्प ये है, ये पहले भी कहते थे मतलब कि जो कमजोर बच्चा उस पर शिक्षक को ज्यादा ध्यान देना होता है। जी संजय जी, बिल्कुल कमजोर तो नहीं है लेकिन बिल्कुल जाहिर सी बात है संजय जी, बिहार के लिए एक निर्णायक मोड़ है इस समय, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बिहार में भी मजबूत सरकार है और दिल्ली में भी मजबूत नेतृत्व है जो बिहार का विकास चाहता है ईमानदारी के साथ। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आजादी के बाद अगर 2-2.5 दशक की मैं बात करूं, बिहार में उद्योग धंधे भी लगे, उद्योग धंधे आगे भी बढ़े, तमाम चीनी मिल होती थी वहां पर, धीरे धीरे करके उद्योग धंधे बंद होते गए। बिहार की जनता रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर निकलकर पलायन करने को मजबूर हुई। एक बड़ा बदलाव मैंने महसूस किया इस चुनाव में कि इस बार का जनादेश लोगों ने बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग धंधे लगे, विकसित बिहार बने, इसके लिए जनादेश दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो उद्योग धंधे सब बंद हुए, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और अब आगे करने की क्या जरूरत है? देखिए मनोज जी, जो भारत के जो राज्यों का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है और उसमें सारे राज्यों को केंद्र संविधान के द्वारा उनको राइट्स हैं अपने इन सारी चीज़ों में डेवलप करने के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके से बिहार एक प्रोग्रेसिव राज्य रहा है, उसका एक लीगेसी रहा है, उसका इतिहास रहा है, आज भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आपने जिस तरीके से जो 3 जो महत्वपूर्ण चुनौतियां बताई, जिसमें माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए 90 के बाद से जिस तरीके से वहाँ की जो राजनीतिक दलें थी, उसमें हम विशेषकर से जो राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन काल रहा, उसी समय से माइग्रेशन शुरू हुआ और इंडस्ट्रीज और खास करके जो चीनी मिल थी वो सारे बंद होने शुरू हुई। जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसी समय से उसका एक तरीके से पतन शुरू हुआ और उसके बाद से वो माइग्रेशन आज तक जारी है। लेकिन अभी जिस तरीके से जो मैंडेट बिहार की जनता ने दी है केंद्र बीजेपी को और एनडीए को और जेडीयू को, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का सलूशन चाहती है। क्योंकि आज हम 21वीं शताब्दी में जहां हम विश्व में अपने आप को एक चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहे हैं और नो डाउट कि अगर आप देखिए, अगर आंकड़ा देखिए तो भारत में बिहार का जो सर्विस सेक्टर है उसमें लगभग 58% का योगदान है जी। लेकिन हम अगर देखें वहाँ का, अगर जियो पॉलिटिक्स देखें, अगर वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। लेकिन वहाँ पे भी लैंड में भी 2 तरह का लैंड है। एक तरफ है जो कि फ्लड से परेशान है, लेकिन वहाँ की किसी भी सरकार ने इस पे काम करने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये आज की सरकार को और केंद्र सरकार को सबसे पहले वहाँ के फ्लड का जो सिचुएशन है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, उस डिजास्टर को हम कैसे रोकें। दूसरा, जो जिस तरीके से जो माइग्रेशन वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि आप समझ सकते थे कि माइग्रेशन किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अनस्किल्ड जो माइग्रेशन है उस पर कहीं ना कहीं स्किल्ड बेस्ड आपको ट्रेनिंग वहाँ पे चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिहार की जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने एक सेल्फ प्रोडक्ट हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना है वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एमएसएमई इसमें काम कर सकती है, स्किल का जिस तरीके से हब बनाया जा सकता है, तो जो इस तरीके का जो माइग्रेशन है उसको हम रोक सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और बिहार की जो सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और जिस प्रकार से वो लोग प्रयास कर रहे हैं और 1 महीना होने के बाद प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जिस तरीके से वहाँ के दोनों उप मुख्यमंत्री और जो जेडीयू के जो लीडर हैं आके मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को लेकर इन विषयों पर चर्चा की गई है और नो डाउट केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीके से मदद करेगा। क्योंकि आप देख लीजिए तो बिहार के का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है
वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन और जो जिस तरीके का हम देखते हैं, चाहे हमारा जो लेबर का जो माइग्रेशन होता है वो आज इस चुनाव में देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि इन सब सारे चीज़ों को ये लोग ठीक करेगा और इसके अलावा दूसरा कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो आपको सबको, अब जैसे सपोज कीजिए कि वहाँ पे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से नीतीश जी ने अभी जो 7 निश्चय है 2015 से 20 का उन्होंने जो कार्यकाल रखा और टारगेट ओरिएंटेड रखा, उसको अचीव किया। फिर 2020 से 25 में रखा निश्चय 2, उसमें भी उनको टारगेट ओरिएंटेड था, उसको अचीव किया। और अभी जिस प्रकार से 25 से 30 का उन्होंने टारगेट रखा है, तो उसके लिए फंड चाहिए और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से इन सब सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल दिल्ली से फंड चाहिए नीतीश कुमार जी को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। लेकिन जो बिहार की जनता है मिथिलेश जी, वो अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छा स्वास्थ्य चाहती है, रोजगार चाहती है। जो औद्योगिक निवेश की अगर बात की जाए तो औद्योगिक निवेश की कमी एक बड़ी चुनौती बिहार के सामने रही है। जो बड़े निवेशक हैं वो राज्य में सीमित मात्रा में निवेश करते हैं। ऐसा क्यों है और किस तरह से इसमें बदलाव आ सकता है? जी मनोज जी, आपने सही कहा। ये आपको इस पे थोड़ा सा मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं इतिहास में। जब आजादी के बाद जो विकास के पैमाने तय किए गए, आप देखें कि बिहार में चीनी मिलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा यहाँ चीनी का उत्पादन होता था। वो सभी मिलें धीरे धीरे कम होती गई, ध्वस्त होती, बंद होती गई और वो दक्षिण के राज्यों में, महाराष्ट्र में, दूसरे राज्यों में वो शिफ्ट करती गई। बिहार उस मामले में पीछे पड़ता चला गया। फ्रेट इक्वलाइजेशन जिसको कहते हैं, वो बिहार में लागू किया गया और बिहार जो खनिज संसाधन से उस समय में झारखंड का भी इलाका था, बिहार का पार्ट, वो खनिज संसाधन से भरपूर होने के बाद भी बिहार को उसका उचित लाभ नहीं मिल पाया। बाद के दिनों में जो कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, बिहार एक लैंड लॉक्ड प्रदेश रहा है, तो बिहार उससे भी वंचित रहा। तो ये आप इतिहास में आप देखेंगे तो जो तत्कालीन उन दिनों की सरकार थी, उनकी नजरें बिहार की ओर नहीं रही। बाद में उसका असर अब प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़, उत्तर बिहार जो है बाढ़ से वो प्रभावित होता रहा। नेपाल सरकार से बात करनी थी, अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा है, लेकिन बात को टाला जाता रहा। तो उसका जो असर है बिहार के विकास पे चौतरफा पड़ता रहा। अब जो तो उस वैसी स्थिति में आप उद्योग वहां बिहार में कैसे लगेगा, जब तक आप उनके लिए निवेशक जो भी पैसा लगाएंगे तो वो अपना लाभ भी खोजेंगे। तो लाभ बिहार में आकर कैसे मिलेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। जबकि भरपूर यहाँ मैन पावर भी था, खनिज संपदा भी थी, मिट्टी भी है, पानी भी है, फिर भी नहीं हो पाया। आप अगर आंकड़ों में देखें तो 2005 से अगर हम तुलना करें और 2025 की, तो कई चौंकाने वाले हैं। जैसे 2005 में निर्यात जो बिहार से होता था मात्र 25 करोड़ रुपए का, 25 में ये 17,000 करोड़ पहुंच चुका है। इसी तरह एमएसएमई जो है वो उसमें भी करीब 35 लाख एमएसएमई यूनिट बिहार में लगी है। बिहार सरकार ने अब जो अपना टारगेट फिक्स किया है उद्योग के लिए, एक तो नई पॉलिसी बनाई गई है, उसमें जो भी करीब 1,000 लोगों को रोजगार देगा, उस यूनिट को सरकार फ्री में जमीन देगी, टोकन मनी 1 रुपये में, और फ्री में बिजली और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दी जाएगी। तो इस तरह की सुविधा निवेशकों के लिए दी जा रही है। अभी राज्य के जो मुख्य सचिव हैं वो उद्योग वार्ता हर एक गुरुवार को वो करते हैं कि कोई भी निवेशक अगर उनको कोई समस्या है तो आके चीफ सेक्रेटरी के यहाँ विदाउट अपॉइंटमेंट आप आए और बात रखें, तो उसका निराकरण होता है। तो इस तरह कई कोशिशें जारी है जिसका लाभ आने वाले दिनों में बिहार को मिलेगा। कई तरह के मेगा फूड पार्क वगैरह, औद्योगिक पार्क, एमएसएमई पार्क की प्लानिंग है। और जो बिहार सरकार ने तय किया है कि अगले 5 सालों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरियां दी जाएंगी। तो उसका बिल्कुल मिथिलेश जी, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पे एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन संजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अगर 2026 की मैं बात करूं तो राज्यसभा चुनाव की दृष्टि से जो 5 सीटें वहां पर खाली हो रही हैं, वैकेंसी होने वाली है, उस पर नजरें हैं, और साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार, 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। मनोज जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू छेड़ दिया। अब मुश्किल ये होगी कि बिहार से जो कांग्रेस के एक सांसद हैं अभी,
राज्यसभा में अखिलेश सिंह, वो जेडीयू के आरजेडी के समर्थन से हैं। और बिहार से जो सीटें खाली होंगी वो सीटें ऑब्वियसली एनडीए गठबंधन को जाएंगी, क्योंकि जो ऑपोजिशन है उनके पास रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं है राज्यसभा में किसी को इस समय में भेजने के लिए। आने वाले समय में आरजेडी की संख्या, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, आरजेडी की संख्या नगण्य या लगभग नगण्य हो जाएगी राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा में भेजना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज होता था। आप भी जानते हैं कि किसी को अगर वहां नहीं हो सके, एक तो बड़ी मुश्किल से वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन का स्पेस बचा पाए हैं तेजस्वी यादव। 243 में मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे 25 सीटें आई हैं जितनी चाहिए थी। एक दो भी कम हो जाती तो मुश्किल हो जाता उनका लीडर ऑफ अपोजिशन का स्पेस। राज्यसभा का चुनाव आते ही मतलब एक आपको फिर से दूसरे तरह की गहमा गहमी दिखेगी कि बिहार से कौन आता है, और उसका एक रिफ्लेक्शन, मतलब पॉजिटिव रिफ्लेक्शन यहाँ पे सेंटर में बीजेपी और एनडीए के लिए, एनडीए एट लार्ज के लिए ये होगा कि उनकी जो संख्या है यहाँ पे बढ़ेगी राज्यसभा में। 2014 में जब सरकार बनी थी भाजपा की या एनडीए की, मोदी सरकार जब बनी थी, उस समय में एक चीज कही जाती थी कि बहुत सारे जो वहां के आते हैं योजनाएं वो राज्यसभा में वीटो हो जाते हैं। ग्रेजुअली वो सिचुएशन अभी बिल्कुल संजय जी, क्योंकि गठबंधन सरकार है, गठबंधन राजनीति है, तो जाहिर तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार के विकास का है, विकसित बिहार का है, विकसित भारत का है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात बिहार के विकास को एक नई दिशा देने का काम करेगी। संजय जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।